उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित कराने के लिए बहुमत के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वो इसे सांकेतिक लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और सोरोस का OCCRP का ये लिंग है, ये देश के सामने में हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों के अविश्वास प्रस्ताव पर यह सरकार का जवाब था। रिजिजू के इस बयान पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। नाराज इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों के नेताओं ने कुछ देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक साझा मीडिया ब्रीफिंग कर उपराष्ट्रपति पर पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करने का आरोप दोहराया और मांग की कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एडमिट किया जाना चाहिए। अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। राज्यसभा के अंक गणित से साफ है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से काफी दूर है, लेकिन इस टकराव का साया शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों पर गहराता जा रहा है। झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने बकाया 1,36,000 करोड़ के लिए अब केंद्र सरकार के सामने कोई याचना नहीं करेगी, बल्कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। साथ ही राज्य में जल्द 55 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के आज तीसरे दिन सबसे अधिक ध्यान राज्यपाल के अभिभाषण पर था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने आने वाले दिनों की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने राज्यपाल के इस अभिभाषण में साफ कर दिया कि केंद्र से बकाया नहीं मिला तो वो अदालत जाएंगे। केंद्र सरकार एवं उनकी कंपनियों के पास पड़ा झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। यही नहीं, महिलाओं के खाते में 2,500 ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। साल के बचे हुए 4 महीनों के लिए अनुपूरक बजट में 6300 करोड़ से अधिक इंतजाम किया गया है। हालांकि घोषणा के मुताबिक बुधवार को ही ये रकम ट्रांसफर होनी थी। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने कई मोर्चे खोल रखे हैं। आज उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट में काट छाट की शिकायत की। उधर कांग्रेस से किसी भी तरह तालमेल न करने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राघव चड्ढा सहित कई नेताओं को लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने फिर से 11,000 से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से काटे जाने की शिकायत की। BLO जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। इससे ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से उनका कोई तालमेल नहीं होने वाला है। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आप ने मिलकर लड़ा था और 7 सीटें हार गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को नए समीकरण बिठाने हैं और इसलिए दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार गठन के बाद अब कैबिनेट विस्तार की हलचल चल रही है। सूत्रों के ओर से कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर को ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आए हैं, अजित पवार भी दिल्ली में आए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली आए नहीं है। उनकी अनुपस्थिति दिल्ली के ऊपर दबाव बढ़ा रही है।
पहले राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी और फिर अमित शाह। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस तमाम नेताओं से मिलते रहे। बाद में अजित पवार भी आ जुड़े। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर कई सहमतियां बनी। मंत्रिमंडळाचा पूर्ण अधिकार हा माननीय मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का होता है। सीएम हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके इस पर उचित फैसला लेंगे। हालांकि दिल्ली की इन बैठकों में एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। बीजेपी की कोशिश होगी कि उनके भीतर कोई कसक बनी हुई है तो उसे दूर करें। इसलिए जो भी फैसला होगा शिंदे की राय लिए बिना नहीं होगा। दरअसल महायुति के तीनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बीते 5 साल ने बताया है कि गठबंधन राजनीति में एक एक कदम महंगा पड़ सकता है। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान के बाद अचानक हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में कई जगहों पर आगजनी की। इस आगजनी को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। बुधवार को परभणी के कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें दिखती रही। यह गुस्सा परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर लगी अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद पैदा हुआ है। प्रतिमा के हाथ में संविधान की प्रति थी जिसे तोड़ दिया गया। घटना के विरोध में बुधवार को बंद रखा गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठा। पहले दुकानें निशाना बनी, फिर जिलाधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। हमने जो कलम 144 है और जो नया कलम 163 के हिसाब से जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने फिलहाल परभणी शहर के कुछ हिस्सों में 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद शांति बनाए रखने की अपील हर स्तर से हो रही है। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण और उनके साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में मुंबई में दर्ज एफआईआर को लेकर के अब मामला यूपी के मेरठ पहुंच चुका है। आज सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल यूपी के मेरठ में पुलिस से मुलाकात करने पहुंची। इस मामले में मेरठ पुलिस ने कहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। काले कोट में दिख रही है कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल है। सरिता मुंबई में वकालत करती हैं। अपने पति के अपहरण केस को लेकर सरिता ने आज मेरठ पुलिस से मुलाकात की। सरिता ने ही सबसे पहले मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुनील पाल का 2 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया और उन्हें छोड़ने के बदले उनके कई दोस्तों से पैसे मंगाए गए। 3 दिसंबर को लगभग 8 लाख रुपए की उगाही के बाद अपहरणकर्ताओं ने सुनील को मेरठ में हाईवे पर छोड़ दिया था। अपहरण के लिए टोटल 8 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती उन तक पहुंची। उनकी डिमांड 20 लाख रुपए की थी और क्योंकि एक आदमी जब अपहरण जिसका हो जाए तो उसका तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा। सुनील पाल के मामले के बाद एक्टर मुश्ताक खान ने भी कुछ इसी तरह का मामला यूपी के बिजनौर में दर्ज कराया। उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहां पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए। मुश्ताक खान ने दावा किया है कि 20 नवंबर को उन्हें भी एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देने के नाम पर मुंबई से बिजनौर बुलाया गया और मेरठ में अपहरण करके बिजनौर ले जा करके उनके साथ लूटपाट की गई। अतुल सुभाष की आत्महत्या के इस हृदयविदारक घटना के बाद आज उनका पूरा परिवार पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए उनके परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि कैसे अतुल सुभाष ने अपने परिवार को बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया और कैसे वो पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित था। मीडिया से बात करने के क्रम में उनकी मां कैमरे के सामने ही बेहोश हो गई। इस बेबस मां ने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया है। घर लौटते हुए अतुल सुभाष की मां पटना पहुंची। अपना दर्द बताने की कोशिश में बेसुध हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने पानी के छींटों से उन्हें उठाया और सुरक्षित स्थान पे लेके चले गए।
मंगलवार को अतुल सुभाष का बेंगलोर में दाह संस्कार कर उनका पूरा परिवार पटना पहुंचा और वहां से सीधा निकल गया समस्तीपुर। परिजन को आगे का रास्ता सूझ भी नहीं रहा। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरा बच्चा को इंसाफ दो। अतुल के भाई हों, उनके मामा हों या उनके माता पिता, सबका मानना है कि अतुल ने अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। न्यायालय में क्या होता है, केस पर केस, तारीख पर तारीख दिए जाइएगा। वो एक अच्छे पोस्ट पे थे बेंगलोर में और उनको हर महीने में 4 बार जौनपुर आना पड़ता था। जिस सरकारी तंत्र से अतुल ने नाउम्मीद होकर खुदकुशी की राह चुनी, अफसोस है कि उसी तंत्र के सहारे अब यह है पूरा परिवार। मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शुमार है जहां लोग सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। अब ऐसे दुखद मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमा गेटकीपर्स योजना लेकर आया है। 9 दिसंबर को भोपाल में एक बड़े कारोबारी की पत्नी सारिका जैन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है वो पारिवारिक तनाव से डिप्रेशन में थी। 9 दिसंबर को ही शाम 4 बजे भोपाल के गोविंदपुरा में रहने वाले 25 साल के रोहित ने प्यार में निराश होकर खुदकुशी कर ली। ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग गेटकीपर्स योजना शुरू कर रहा है। बताया जा रहा है अवसाद में घिरे लोगों की पहचान कैसे करें, कैसे खुदकुशी को रोकने के लिए प्रयास किए जाएं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ऑफ गेटकीपर्स करके शुरू किया है। ऐसे मामलों से पुलिस भी परेशान है। अगर बच्चे गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो उन्हें फायदा हो सकता है सामाजिक परिवेश में कोई रोकने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो। नगर निगम ने तैनात करके रखा गोताखोरों को यहाँ पर। यहाँ हादसे कभी भी होते रहते हैं। ये पूरी हादसों की जगह है। शहर में हालात ऐसे हैं कि भोपाल के वीआईपी रोड पर तो बाकायदा आत्महत्या करने वाले लोगों को रोकने के लिए गोताखोरों को ट्रेनिंग दी गई है। भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। क्या आपको मालूम है कि भारत का हर तीसरा मोस्ट वांटेड जो है अमेरिका में शरण लिए हुए है। बावजूद इसके कि 1997 में भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन अब भारत सरकार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 178 वांछित अपराधी या फिर कहें आतंकियों में 65 जो है वो अमेरिका में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, जिन पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। 26/11 का मोस्ट वांटेड डेविड कोलमैन हेडली हो या फिर उसका साथी तहव्वुर राना, ये सब पिछले कई सालों से अमेरिका में हैं और भारत की लगातार दरख्वास्त के बावजूद अमेरिका ने इन्हें भारत को नहीं सौंपा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल 178 भगोड़ों में से 65 सिर्फ अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, यानी हर तीसरा वांछित अपराधी या आतंकी अमेरिका में है। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि 1997 में हुई, लेकिन 2002 और 18 के बीच केवल 11 भारतीय भगोड़ों को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेने वाले वांछित अपराधी हत्या, जबरन वसूली, बाल शोषण, वित्तीय धोखाधड़ी और अपहरण के मामलों में वांछित हैं। वैसे पिछले 5 सालों में 23 मोस्ट वांटेड को भारत वापस लाने में कामयाब हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब फायरिंग न करवा के सीधा बम विस्फोट के जरिए कारोबारियों में दहशत फैला रहे हैं। ये इस गैंग का नया पैटर्न है। पहले चंडीगढ़ और अब गुरुग्राम में बम विस्फोट हो चुके हैं। करोड़ों की रंगदारी न देने पर ये बम विस्फोट किए जा रहे हैं। इस काम को अंजाम दे रहा है यूएस में बैठा एक ट्रक ड्राइवर। ये ट्रक ड्राइवर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा है। देखिए एनडीटीवी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मंगलवार सुबह तड़के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में ह्यूमन बार के सामने ये जोरदार धमाका हुआ। कुछ पल के लिए सब धुआं हो गया। बार की सुरक्षा में पहले से लगी पुलिस को तुरंत माजरा समझ में आ गया और बम फेंकने वाला मेरठ का सचिन थानियल वहीं पकड़ा गया। उसके पास से 2 देसी बम, 1 पिस्टल और 5 कारतूस मिले। उसने बताया कि वो गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है। मौके से सचिन के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। दरअसल जिस ह्यूमन बार का जो मालिक है, जिसके यहाँ ये बम ब्लास्ट हुए,
उससे काफी पहले से गोल्डी बरार करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है, जिसकी शिकायत उसने गुरुग्राम पुलिस में की थी। इसके पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 2 बार के बाहर तड़के बाइक पर सवार होकर आए 2 लड़कों ने बम फेंके। इनमें से एक बार रैपर और सिंगर बादशाह का भी है। पुलिस ने इन मुठभेड़ के बाद बम फेंकने वाले अजीत और विनय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों हिसार के रहने वाले हैं। बमबारी करोड़ों की रंगदारी के चलते कराई गई। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में स्थित बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है इसकी भव्यता को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर, जिसके लिए एक्टर की पत्नी गौरी खान ने 2 नई मंजिलों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव भी दिया है। ये है सपनों का मन्नत, शाहरुख खान का मशहूर बंगला मन्नत, जो कई सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मन्नत अब और भव्य बनने जा रहा है। खान परिवार ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी MCZMA को आवेदन देकर मन्नत में 2 और मंजिलें जोड़ने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस नए निर्माण की अनुमानित लागत करीब 25 करोड़ रुपए है। 1914 में बना और अब एक हेरिटेज साइट मन्नत कुल 2091.38 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह फिलहाल 6 मंजिला है, जिसे खान परिवार अपने निवास के रूप में इस्तेमाल करता है। कोस्टल अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को 10 और 11 दिसंबर की बैठक के एजेंडा में भी शामिल किया था। हालांकि इन अतिरिक्त मंजिलों का उपयोग किस लिए होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख खान के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि मन्नत की भव्यता में और इजाफा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। गीता जयंती के मौके पर यहां 3721 आचार्य और बटुक ने एक साथ गीता का श्लोक पढ़ा, जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। 7000 लोग सस्वर गीता का पाठ कर रहे थे। गीता कर्मयोग का पाठ सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ तो 9 मिनट से ज्यादा चलता गया। खत्म हुआ तो मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि 5 मिनट तक कम से कम वो कंटेस्ट पढ़े, लेकिन उन लोगों ने 9 मिनट तक पढ़ा, जो ज़्यादा अच्छी बात है। गीता अगर कोई इंसान पढ़े तो उसके जीवन को हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए गीता एक सर्वश्रेष्ठ पुराण है। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूँ। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पर्यटन के बीच संस्कृति और पर्यटन विभाग ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के सभी होटल श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की कॉपी रखेंगे। MP स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन और जितने भी प्राइवेट होटल्स रिजॉर्ट के रिप्रेजेंटेटिव से उनको आह्वान किया कि वो लोग गीता की और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस इत्यादि की प्रतियां अपने होटल्स और रिजॉर्ट्स में गेस्ट के लिए वहाँ पे उपलब्ध कराएं। मथुरा और वृंदावन से आचार्य और बटुक भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। भोपाल से NDTV के लिए अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट।